एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, इसके जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। जो आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर है, ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है कई सारे नियम है, जैसे तत्व क्या होते हैं या फिर जो है जो नियम होते हैं कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, या फिर बहुत सारे नियम है जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में है ना। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, जो भी इसके नियम वगैरह हैं, ठीक है, सभी इस वीडियो में हम जो है आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तत्व क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो तत्व का परिभाषा देखिए सिंपल सा है कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं वह तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि तत्व क्या होते हैं तो आप लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं वह तत्व कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम आदि, ये सब क्या है, ये सब जो है तत्व हैं। ठीक है, अब तत्व के बारे में थोड़ी जानकारी और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि आज तक 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं और इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 94 तत्व जो है वह प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक रूप में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो वो जो है 94 तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी तत्व हैं 118 में से, ठीक है, जैसे जो है 24 तत्व हैं वह जो है कृत्रिम रूप के हैं तत्व हैं। ठीक है, यानी कि वो जो है नेचुरली मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो है नहीं पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण आपसे पूछा जाता है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आप जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। ठीक है, ये जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। अभी देखिए नियम, ये जो है परिभाषा नहीं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, ये जो है सामान्य जानकारी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का। ठीक है, ये जो भी जानकारी है ये सब जो है सामान्य जानकारी है, कि मतलब कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो है किस प्रकार से शुरू में जो है किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। अब किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, तो देखिए यहाँ ये जो व्याख्या है ये जो है यहाँ पर आपका वर्गीकृत किया गया। अब यहाँ से जो है परिभाषा शुरू होता है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछा था कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का परिभाषा लिखिए, तो आप जो है बस इतना लिखेंगे कि तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ उपस्थित हों वह तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ उपस्थित हों उन्हें क्या कहते हैं, वो जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में जो है कुछ नियम है जो कि यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये हो गया। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु अनेक रसायनज्ञों ने, ठीक है, रसायनज्ञों मतलब कि जो रसायन विज्ञान के जो है जानकार थे, ठीक है, उनने अपने सिद्धांत दिए, परंतु बृहद अध्ययन करने पर उपरोक्त सभी नियम त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुए। ठीक है, तो कौन कौन से नियम है, अगर देखिए इसमें जो नियम है वो जो है आपसे पूछा जाता है। सबसे फेमस नियम है डोबेराइनर के त्रिक। ठीक है, डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, इसमें कौन सा नियम है, तो देखिए इसमें जो है सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ, ठीक है, या फिर रसायन विज्ञान के जो आपके जानकार थे उन्होंने, ठीक है, वुल्फगांग डोबेराइनर, ठीक है, आप जो सबसे अच्छा लिख सकते हैं कि सन 1817 में जर्मन के रसायन विज्ञान शास्त्री डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने जब तत्वों को अनेक बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त हुए जिन्हें त्रिक कहा गया।
ठीक है। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के माध्यम से तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों का औसत होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जो है डोबेराइनर के त्रिक का नियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, उदाहरण के तौर पर कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 40.1 यानी कि 40.1। और फिर स्कैंडियम ये जो है SR है, फिर जो है BA है, BA मतलब बेरियम, ठीक है। इसका जो है आपका SR का 87.87.6 होता है, ठीक है। और BA का यानी कि बेरियम का जो है 137.3 होता है, ठीक है। इसको जब जो है जोड़ेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि जैसे देखिए 137 और ये जो है 40, ठीक है, 177 आ रहा है, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे इन दोनों को 137 और 137 और जो है 40 को, ठीक है, तो 177.7 आएगा, ठीक है, 177.7 आएगा यहाँ पर, ये जो है, ठीक है। और जब इनका औसत निकालेंगे यानी कि इन दोनों को जोड़े, जब दोनों का भाग देंगे तो लगभग मतलब कि अप्रॉक्स 87.6 आएगा, ठीक है, 87.6। मतलब एक ये निश्चित नहीं है कि 87 ये जो है मतलब कि इसका औसत होगा, मतलब उसके औसत के लमसम में होगा, ठीक है, लगभग में होगा, ठीक है। जब इसको जो है मान लीजिए अगर इसको 176 बोलते हैं, ठीक है, 177 ना लेकर हम जो है इसको 176 बोलते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये जो है 176 अभी अगर हम लेते हैं तो ये जो है हो जाएगा 2 8 16 8 हो जाएगा, और 2 8 16 88 आएगा, ठीक है, 88 आएगा। तो 87.6 SR क्या होता है, तो लगभग में इसी के बराबर ही है, ठीक है, लगभग में है, ठीक है, एकदम पूरा जो है औसत नहीं है, मतलब उसके लगभग में अप्रॉक्स में है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए डोबेराइनर के त्रिक की सीमाएं क्या है, तो उस समय तक ज्ञात तत्वों से केवल 3 त्रिक ही प्राप्त कर पाए। जैसे 3 त्रिक कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। जैसे इन दोनों को जोड़कर के परमाणु भार को जोड़कर जब आधा करेंगे तो वो सोडियम के परमाणु भार के बराबर आएगा, ठीक है। वैसे ही इन दोनों के जोड़ के जब आधा करोगे तो इसके जो है बराबर आएगा, ठीक है। फिर इसको जोड़ के जब आधा करोगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका ये जो है 3 त्रिक हैं, ठीक है। आपसे पूछा भी जाता है कि लिथियम, सोडियम और जैसे अगर दे दिया कि जो है त्रिक पहचानने के लिए, ठीक है, एक में दे दिया लिथियम, फिर जो दे दिया सोडियम और फिर दे दिया बेरियम, तो ये होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लिथियम और सोडियम के साथ जो है पोटेशियम त्रिक बनाता है, ठीक है। ये फिर जो है Cl के साथ Br Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन, ठीक है, Cl Br के साथ जो है I बनाता है। वैसे ही देखिए इसमें भी है Ca और Sr के साथ जो है Ba बनाता है, बेरियम बनाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है आपको ज्ञात रखना पड़ेगा कि किसके साथ कौन सा त्रिक जो है बना रहा है, ठीक है, ये तीनों और यहाँ पर जो है ये तीनों, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक और नियम पूछता है आपसे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम देखिए क्या है कि सन 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे, ठीक है, यानी कि हर 8वां तत्व के बाद जैसे 1 2 3 4 5 6 7 फिर जो है हर 8वां तत्व जो है अपने से पहले वाले तत्व के जो है बराबर होता है, यानी हर 8वां तत्व जो है पहले वाले तत्व के बराबर होता है। फिर उसके बाद का जो 9वां तत्व होगा वो जो है दूसरे वाले तत्व के बराबर होगा, फिर जो 10वां तत्व होगा वो जो है तीसरे वाले तत्व के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से ये जो है इन्होंने बताया कि हर 8वां तत्व अपने से जो है पहले वाले तत्व के जो है समान होता है, समान गुणधर्म रखता है ना। तो इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे लिथियम है, लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान होते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम जो है 3 पर आता है, 3 नंबर पर होता है, ठीक है, और सोडियम जो है 11 नंबर पर होता है, ठीक है। यानी कि इसमें कितने का अंतर है, तो ये जो है 8 का अंतर है। तो ये प्रूफ हो गया ना कि हर 8वें तत्व जो है अपने से
जो हर 8वां तत्व जो है वो अपने से पहले वाले तत्व के समान गुण रखता है। ठीक है। उसके बाद जो है अष्टक नियम सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। तो देखिए क्या सीमाएं हैं कि यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम के बाद वाले जो तत्व हैं, ठीक है, कैल्शियम के बाद वाले जो तत्व हैं उन पर जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट सीमाएं क्या है कि नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, यानी जो नए तत्व होते हैं वो जो है इस सारणी से इस नियम का पालन जो है नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूलैंड का अष्टक नियम देखिए किस पर लागू होता है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन पर जो है लागू होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं वैसे ही जो है यहाँ पर भी लागू होता है। ठीक है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, इन पर भी लागू होता है। तो ये जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम को फॉलो करते हैं ये दोनों ग्रुप। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए क्या लिखा हुआ है कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी दी जो उनके आवर्त नियम पर आधारित थी। तो अब जो है मेंडलीव का आवर्त नियम देख लेते हैं कि ठीक है, जब जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में लिखिए और मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। ठीक है, तो मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में क्या लिखेंगे कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम मेंडलीव ने एक आवर्त, ठीक है, तो ये जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में हो गया। अब मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है ये देख लेते हैं, है ना। तो देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ये नियम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये जो है नियम बार बार पूछा जाता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, अर्थात के बाद जो है ये जो बताया गया है ये वही चीज़ बताया गया। ठीक है, पहले वाला ही चीज़, लेकिन आप सिंपल सा नियम लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये जो है मेंडलीव का आवर्त नियम है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं जिसे आवर्ती गुण कहा जाता है। ये जो है आपका मेंडलीव का आवर्त नियम हो गया। ठीक है, अर्थात के बाद ये जो नियम है इसी नियम को बस जो है डिटेल में बताया गया है। ठीक है, नियम तो बस यहाँ तक है। ठीक है, आवर्ती फलन होते हैं और यहाँ से ये जो है मेंडलीव के यहाँ से चालू है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में लिखें या मेंडलीव का आवर्त सारणी पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो ये जो है तरीके, ये इस तरीके से मतलब आपसे जो है पूछा जाता है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि मेंडलीव का आवर्त सारणी पर टिप्पणी लिखिए या फिर मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या है विस्तार से बताइए। ठीक है, तो ये जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि रूसी रसायनज्ञ, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं आप लोग कि रूसी रसायन शास्त्र इमित्री, ठीक है, इवानोविच, बहुत ही उटपटांग जो है नाम है, मेंडलीव को, ठीक है, सीधे तरीके से लिखिएगा कि रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव को। ठीक है, ये जो है फालतू उनका जो है पूरा नाम, कोई भगवान तो है नहीं कि ठीक है भैया उनका नाम तो लेना ही है, तो सीधा तरीके से आप लोग लिखिएगा कि रूसी रसायनज्ञ जो हैं वो मेंडलीव को तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जाता है। मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे। ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणों में तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, ये जो है आपका फिर जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में हम लोग जो है देख रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, तो देखिए उन्होंने 23 करोड़ों पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उसके बाद समान गुणों, ठीक है, समान गुणों वाले तत्वों को अलग करने के बाद कार्डो को, ठीक है, कार्ड, ये जो लिखा हुआ है ना, ये कार्डो मतलब कि कार्ड, जो कार्ड होते हैं, ठीक है, कार्डो को पिन की सहायता से दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्व को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में
ये तत्व व्यवस्थित हो गए। ठीक है, तो ये जो है आपका आवर्त सारणी के बारे में है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है कार्ड लिए, कार्ड पर जो है सभी तत्वों को जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो है लटकाया। ठीक है, उनको जो है दीवार पर ठोक दिया, मतलब कील की सहायता से। ठीक है, पिन कर दिया दीवार पर इन कार्डों को, सभी कार्डों को। ठीक है, पिन करने के बाद जो है इन्होंने देखा कि सभी तत्व जो है एक आवर्त सारणी के रूप में, मतलब एक सारणी के रूप में जो है व्यवस्थित हो गए, और इनके जो गुण धर्म थे, यानी कि जो गुण थे वो भी जो है समान तरीके के थे। एक समूह के गुणों को जो है इन्होंने जब अध्ययन किया तो वो जो है जैसे जैसे इस तरीके से ये जो है तत्व रखे गए हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये जो है तत्व रखे गए हैं इधर। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि एक ग्रुप के जितने भी तत्व हैं ये सभी के जो है गुण समान है, और इनका जो है अलग ही व्यवहार है, मतलब ये जो है अपने में समान है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा ग्रुप है वो जो है अपने आप में समान है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने देखा कि ये तो जो है एक ही तरीके के सभी गुण धर्म रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो है आवर्त सारणी का निर्माण किया। अब आपसे पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण बताइए। ठीक है, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया, जिन्हें श्रेणियाँ कहा गया। ठीक है, श्रेणियों को 7 क्षैतिज कॉलमों में बांटा गया, जिन्हें आवर्त कहा गया। ठीक है, श्रेणियों को 8 खड़े कॉलमों में बांटा गया, जिन्हें वर्ग कहा गया। देखिए जैसे तत्व हैं, ठीक है, जैसे तत्व है मान लीजिए ए है, ठीक है, बी है, यहाँ पर जो है फिर से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, यहाँ पर ई है, एफ है, जी है, एच है। ठीक है, तो इन्होंने क्या यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि श्रेणियों को जो है 7 क्षैतिज कॉलमों में बांटा गया, जिन्हें आवर्त कहा गया। यानी कि ये जो क्षैतिज कॉलम है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये जो है हम आपको जो है बता देते हैं। सॉरी, ये जो है यहाँ पर देखिए नीचे आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है बस समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये जो क्षैतिज कॉलम नहीं है, ये जो है आपका क्या है, इन्हें जो है आवर्त कहा गया, और ये आवर्तों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये जो है 7 है। ठीक है, 7 तरीके की ये आवर्त है। और ये जो खड़ी वाली लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ये जो खड़ी वाली लाइन है इन्हें क्या कहा गया, इन्हें जो है वर्ग कहा गया। और ये कितने हैं, ये जो है 8 वर्ग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है 8 वर्ग होते हैं। ठीक है, ये जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी का पहला गुण हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गुण कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से तत्वों व उनके यौगिकों का अध्ययन सुविधाजनक व क्रमबद्ध हो गया। ठीक है, ये जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी के जो है गुण हो गए, 2 गुण हो गए। अब जो है इनके कुछ ना कुछ दोष भी होंगे, यानी जिसके देखिए जिसके अंदर अच्छाई है उसके अंदर थोड़ी बहुत बुराई तो होगी। ठीक है, तो इन्होंने जो है अच्छा काम किया, लेकिन जो है इनके कुछ दोष भी हैं, मतलब इनके सारणी में जो है कुछ कमियां भी हैं। ठीक है, तो क्या कमियां भी हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहली कमी है, देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान वह नहीं दे पाए। ठीक है, यानी कि ये जो है हाइड्रोजन को रख ही नहीं पाए कि कहाँ पर रहेगा। हालांकि ऐसे जनरली आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का पहला स्थान है, लेकिन वो निश्चित नहीं है, वो लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हाइड्रोजन को जो है पहला स्थान जो है हमने अपने सहूलियत के लिए दिया हुआ, लेकिन उसका स्थान जो है फिक्स नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है अवगुण क्या है, तो देखिए समस्थानिकों व समभारिकों को आवर्त सारणी में स्थान देना कठिन था। ठीक है, यानी कि समभारिकों और समस्थानिकों को ये जो है आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे पाए थे अच्छे से। ठीक है, ये जो है इनके अवगुण हो गए, यानी कि दोष हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए आधुनिक देखिए इन्होंने जब आवर्त सारणी बनाया, तो कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज़ बनाता है तो उसको जो है सोचता है कि अच्छे से बनाए। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। फिर जो है कुछ समय बाद 10-20 साल बाद जो है आदमी सोचता है कि यार ये इसमें ये कमी है, इसको जो है सुधारा जाए। तो इन्होंने मेंडलीव ने क्या किया कि अपनी सारणी को संशोधित किया।
ठीक है, सारणी और जो आवर्त सारणी है इनको जो है संशोधित किया और जो है एक दूसरा सारणी बनाए जिसमें जो है कुछ कमियों को दूर किए, जैसे ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए थे, ठीक है, समस्थानिकों और समभारिकों को स्थान नहीं दे पाए, तो इनकी कमियों को दूर करके इन्होंने एक फिर से जो है उसी सारणी को बनाया जिसे क्या कहा गया, जो ये जो है आपका आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसको कहा गया। अब ये आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, ठीक है, आपसे एग्जाम में भी पूछता है कि आधुनिक, देखिए यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा कि जो, क्योंकि जब आधुनिक सारणी आवर्त सारणी की बात होगी तो यहाँ पर जो है जो सभी तत्व हैं वो जो है अपने परमाणु क्रमांकों के आधार पर रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ आवर्त सारणी बोलेगा, आधुनिक आवर्त सारणी नहीं बोलेगा, सिर्फ आवर्त सारणी बोलेगा, तो वहाँ पर जो है आपका जो है तत्व जो है उनके मतलब कि परमाणु भारों के आधार पर होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या लिखेंगे कि सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के धारक स्वरूप में स्वीकार किया गया है ना। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है जो तत्व थे उनको जो है परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया है। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक को ही तो परमाणु संख्या बोलते हैं, है ना, और परमाणु भार जो है वो अलग होता है। अब देखिए परमाणु संख्या क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। यानी कि अगर यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कोई तत्व पूछ दिया कि मान लीजिए ए कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, अब इसके केंद्र में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। यानी कि परमाणु क्रमांक अगर 19 है तो 19 ही तो प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा किसी तत्व का उतना है उसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति किस प्रकार से है। ठीक है, तो वो जो हमने पढ़ा पीछे वो तो परमाणु जो है वो तो आवर्त सारणी मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा है ना। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो जो संशोधित करके नई बनाई गई है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछता है तो ये सब चीज़ें लिखेंगे। और अगर सिर्फ आवर्त सारणी बोलता है तो सिर्फ आवर्त सारणी में जो है परमाणु भार को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो मेजर डिफरेंस है यानी कि जो मेन जो है आपका अंतर है वो यही है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है परमाणु क्रमांक को ज़्यादा महत्व दिया गया है और जो आवर्त सारणी है यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें जो है परमाणु भार को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। ठीक है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है, तो 18। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी पंक्तियाँ हैं या कितने आवर्त हैं, तो ये जो है 7 हैं। ठीक है, इसका जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। ठीक है, जो कोष होते हैं उनकी संख्या जो है समान होती है। जैसे उदाहरण के लिए लिथियम, ठीक है, बेरियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, कोष की संख्या मतलब कि जैसे दो कोष हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, इसमें भी 2 कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिथियम है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ही कोष हैं। ठीक है, बेरियम में भी 2 कोष हैं, 1 2। ये जो है बोरॉन में भी 2 कोष हैं, ठीक है, 1 2। और कार्बन में भी 2 कोष हैं, 1 2। ठीक है, तो ये जो है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था हो गई। ठीक है,
अब देखिए इसके बारे में एक और जानकारी जान लें कि एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सभी तत्वों में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, यानी कि सभी तत्वों में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोष की संख्या जो है बढ़ती जाती है। ठीक है। अब देखिए धात्विक गुण। ठीक है, धात्विक गुण क्या होते हैं? तो धात्विक गुण जो है किसी मतलब कि जो गुण हैं, ठीक है, अभी देखिए धात्विक गुण पढ़ेंगे, धात्विक गुणधर्म पढ़ेंगे, अधात्विक गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है कैसे बढ़ता है, कैसे जो है बनता है, ये इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए धात्विक गुण कैसे बनता है? तो देखिए धात्विक गुण का अर्थ है कि किसी तत्व के पास परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की कितनी क्षमता है, यानी कि वो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, अगर अधिक, जैसे कि मान लीजिए जो है कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, मान लीजिए कार्बन और सोडियम, ठीक है, कार्बन और सोडियम, ये जो है दो आपका क्या है, तत्व हैं। ठीक है, दो जो है धातु हैं। अगर मान लीजिए इसमें जो है जिसके सॉरी ये जो है ये तो जो है वो हो गया ना, सेमीकंडक्टर हो गया। सोडियम और मैग्नीशियम ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम दो जो है धातुएं हैं। ठीक है, इसमें से जिसके भी इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता ज़्यादा होगी वो जो है ज़्यादा धात्विक गुण का होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होगी वो जो है कम धात्विक गुण का होगा। ठीक है, तो यही जो है धात्विक गुण की परिभाषा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है धात्विक गुणधर्म क्या होता है, मतलब कि आवर्त सारणी में किस प्रकार से चेंजेज होते हैं, तो वो देखिए जानते हैं। देखिए धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण जो है किसी भी तत्व का कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में ऊपर से नीचे किए आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है धात्विक गुणधर्म हो गए, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण कम होता है, और जो है ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण जो है बढ़ता है। ठीक है, ये इधर जो है कम होता है और ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक गुण जो है बढ़ता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो जो है लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अधात्विक गुण जो है कैसे घटता बढ़ता है, तो ये भी देख लेते हैं। धात्विक गुण का बिल्कुल उल्टा जो है होगा अधात्विक गुण। जैसे देखिए धात्विक गुण क्या था, बाएं से दाएं की तरफ जाने पर जो है आपका क्या होता था, घटता था, तो इसमें जो है अधात्विक गुण में जो है बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। और उसमें क्या था, धात्विक गुण में ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता था, तो इसमें जो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपका क्या होगा, कम होगा। कम होगा यानी कि ये जो है घटेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका धात्विक गुण अधात्विक गुण, बाकी इसको जो है पढ़ लेंगे, कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, ये जो है विद्युत रसायन की वजह से घटता है बढ़ता है, ये सब जो है पढ़ लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से इतने प्रकार से प्रश्न जो है आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। जो भी नियम है, जैसे मेंडलीव का आवर्त नियम, ठीक है, और न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है, ठीक है, और जो त्रिक समूह का नियम है, ठीक है, अष्टक सिद्धांत का नियम, ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो है उसके बाद डोबेनायर का त्रिक नियम जो है, ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारे क्लास के सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से जो है आप लोग चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखते हुए आप जो है लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर से पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।